गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग निर्देशन की विभिन्न प्रक्रियाओं कहना चाहिए तकनीकी के बारे में अब तक हमने पढ़ा था कि किस किस तरह निर्देशन के लिए हम बालक के जो सूचनाएं हैं उनका एकत्रण किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की चीजें होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। एक है तकनीकी और दूसरा है उपकरण। तकनीकी और उपकरण, क्योंकि हम जब तक डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे या बालक से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित नहीं करेंगे तब तक हम बालक की मूल समस्या मूल जानकारी है उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो बालक की संपूर्ण जानकारी उसकी समस्याओं के बारे में जानकारी को प्राप्त करने के लिए या उससे संबंधित समस्त सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए हम इन दो बातों का उपयोग करते हैं। पहला है तकनीकी, दूसरा है उपकरण। तकनीकी यानी कि वह तरीका या विधि जिसको हम कहते हैं जिसके द्वारा बालक के व्यवहार बालक के व्यवहार में परिवर्तन या उसकी विशेषता या चलो विशेषता मूल्यांकन करने का तरीका, या हम सरल शब्दों में इसकी बात करें कि ये मूल्यांकन करने का तरीका व्यवहार या परिवर्तन या उसकी विशेषताओं का मूल्यांकन करने का तरीका भी हम कह सकते हैं, या बालक का अध्ययन करने का की विधि या तरीका। बालक का अध्ययन करने का तरीका या विधि, ठीक है ना। वह तकनीकी होगी कि हम किस तकनीक से, जैसे हम बालक का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो हम बालक का अध्ययन करना, हम उसके संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना चाहते हैं तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। हम क्या उसका निरीक्षण करेंगे, हम उसका सर्वे करेंगे, हम उसका एकल अध्ययन विधि यानी उसकी केस स्टडी करेंगे, क्या करेंगे कि जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को एकत्रित कर सकें। जैसे हम पढ़ चुके थे कि व्यक्ति अध्ययन विधि आदि को हम इससे पहले उसमें हम पढ़ चुके थे कि उसके किस तरह से वो कौन सी ऐसी विधियां होती। दूसरा शब्द जो यहाँ था वह था उपकरण। उपकरण क्या है? उपकरण यानी कि जो तकनीक हमने अपनाई है, ठीक है ना, जो तकनीक हमने उपयोग में लाए हैं उस तकनीक को उपयोग में लाने के लिए जो सोर्स या जो साधन होता है इस तकनीक उपयोग में लाने का साधन उपकरण कहलाता है। जैसे हमने कहा कि हम सर्वे मेथड से बालक से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, तो हम सर्वे कैसे करेंगे? खाली घूम घूम के कुछ भी कर लेंगे? नहीं, हम उसके लिए जो एक निश्चित, जैसे हमने कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने कहा हम सर्वे मेथड का उपयोग कर रहे हैं, तो सर्वे मेथड के अंतर्गत सर्वे तकनीक को हमने उपयोग में लाया है, सर्वे मेथड का उपयोग किया है। तो अब इसके लिए हम इस तकनीक को के माध्यम से किस तरह से बालक से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करेंगे कि हम किसी तरह का मूल्यांकन
मूल्यांकन कर पाए या उसके किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाए। तो इस सर्वे के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रश्नावली और प्रश्नों का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। अब इन प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो ये प्रश्न क्या कहलाए, किसमें रखे जाएंगे, प्रश्नावली, क्योंकि हम सर्वे में कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो इन प्रश्नों को पूछने के लिए जो प्रारूप तैयार किया है उस प्रारूप को हम क्या कहेंगे, प्रश्नावली। और यह प्रश्नावली क्या हुआ, इस सर्वे का उपकरण कहलाया। यानी कि कौन सा उपकरण हमने उपयोग में लिया है अपने सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए। यानी कि जो विधि हम निर्धारित है, जो तकनीकी हम चुनते हैं, उस तकनीकी के आधार पर या उस तकनीकी के माध्यम से जो सूचनाओं को एकत्रित करने का जो साधन होता है, यानी कि तकनीकी के आधार पर तकनीकी के आधार पर सूचनाओं को एकत्रित करने का साधन उपकरण या उपकरण प्रयोग में लिया जाता है। साधन को उपकरण कहा जाता है, ठीक है ना। हम उसका एक साधन जो होता है उसको उपकरण की तरह उपयोग में लेकर आते हैं। तो जब हमने अभी देखा कि हम जैसे हमने कहा कि हम एकल अध्ययन विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो एक केस स्टडी का उपयोग केस स्टडी के लिए हम निश्चित है कि उपकरण का निर्माण करेंगे। हमने जैसे कहा कि हम केस स्टडी के अंदर अवलोकन का उपयोग कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक समस्या बालक के का अध्ययन हमें करना है, तो हमने जो एक उपकरण है उन उपकरणों में से एक जो लिया हमने लिया अवलोकन। तो हम उसके माध्यम से बालक से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो हम इन्हीं उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला उपकरण है अवलोकन। तो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन मतलब कि किसी का निरीक्षण करना, देखना, समझना, देखकर उसके बारे में जानकारियों को एकत्रित करना या उनको नोट करते जाना अवलोकन कहलाता है। अवलोकन को हम पारिभाषिक दृष्टि से समझेंगे कि उसको परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि अवलोकन किसे कहा जाता है। क्योंकि सामान्य शब्दों में अवलोकन ऑब्जर्वेशन यानी कि देखना, निरीक्षण करना ही अवलोकन कहलाता है। पारिभाषिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो C.A. मॉरस के अनुसार अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कहते हैं। विधि
क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर और जो वास्तविकता है उनको हम नोट करते चले जाते हैं, इसीलिए इसे वैज्ञानिक रूप से शास्त्रीय विधि माना गया है। मोजर के अनुसार अवलोकन को सुंदर ढंग से सुंदर ढंग की वैज्ञानिक जांच पड़ताल की, सुंदर ढंग से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की जांच पड़ताल की पद्धति कहा जाता है। कहा जाता है। ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग स्वतंत्र है। मोजर की परिभाषा में देखा जाए तो अवलोकन को एक सुंदर ढंग से, मतलब बहुत अच्छे ढंग से अगर हम उसको उपयोग करते हैं तो यह एक वैज्ञानिक जांच पड़ताल है। क्या है यह? एक वैज्ञानिक जांच पड़ताल है। कि इस पद्धति कहा जाता है, इसमें ठोस अर्थों में, यानी कि यह एक वैज्ञानिक जांच पड़ताल है और इसमें जो क्या है, अवलोकन में कान और वाणी की अपेक्षा किस पर अधिक बल दिया गया है? आंखों के दृष्टि देखने को अधिक बल दिया गया है, या आंखों के द्वारा देखी गई बात को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि इसमें वाणी और कानों को उतना महत्व नहीं दिया गया है, महत्व किसको दिया गया? आंखों को। यानी कि देख कर जो चीज हम समझते हैं, पहचानते हैं, उसी चीज से संबंधित हम सूचनाओं को एकत्रित करेंगे अवलोकन में। ठीक है, तो अवलोकन की विशेषता है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये अवलोकन है क्या, क्योंकि इसको समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं को भी अगर देखते हैं तो हमें ये चीज और अच्छे से समझ में आ सकती है। तो विशेषता है, अवलोकन की विशेषताएं जो कि एक उपकरण के रूप में जब उपयोग में लाया जाता है, विधि तो है लेकिन जब उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जाता है तब ये किस तरह से, इसकी क्या क्या विशेषता इसमें होती है। तो पहला है प्रत्यक्ष पद्धति। ठीक है, निश्चित है कि प्रत्यक्ष पद्धति है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम स्वयं उसको देखते हैं, अवलोकनकर्ता स्वयं उसको देखकर और उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। इसमें किसी अन्य साधन का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य को कहा, उसके द्वारा जो सूचनाएं दी गई हमने उनको नोट किया गया, या हमने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ दिया गया और उस रिकॉर्डिंग में एक रेगुलर रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही, मतलब पर्टिकुलर उस बंदे
अप्रत्यक्ष विधि हो जाती है। तो हम इसमें केवल इसके अनुकूल सूचनाओं को एकत्रित नहीं करते हैं। अवलोकन में अवलोकन करता प्रत्यक्ष रूप से देखता है, पूरे टाइम उसको देखकर समझकर वो सूचनाओं को एकत्रित करता है। दूसरा है सूक्ष्म गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। सूक्ष्म गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। उद्देश्यपूर्ण अध्ययन यानी कि यहाँ पर जो अध्ययन है, जो भी हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहली चीज तो वो उद्देश्यपूर्ण होता है, निरुद्देश्य नहीं होता। निरुद्देश्य तो हम केवल एक देखते हैं और हम किसी नतीजे या निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, या ना हम किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट देते हैं। जब हम अवलोकन को एक उपकरण की तरह उपयोग में लेते हैं तो निश्चित है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण होता है कि हम किस उद्देश्य के लिए हम अवलोकन का उपयोग कर रहे हैं, और सूक्ष्म और गहन अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, क्योंकि पूरा टाइम हम एक उसी पर हमारी दृष्टि रहती है, उसी पर हमारा सारा ध्यान रहता है, हम उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ सूक्ष्म, गहन और उद्देश्यपूर्ण विधि अध्ययन विधि कही जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है वैज्ञानिक पद्धति। दोनों परिभाषाओं में भी हमने ये देखा था कि अवलोकन एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि इसमें जो है हम प्रत्यक्ष रूप से देख परख जांच कर ही हम उस सूचनाओं को संकलित करते हैं या उनको हम एकत्रित करते हैं। इसीलिए यह वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। हम क्रमबद्ध अनुसार और निश्चित निष्कर्ष के आधार पर ही उसे लिखते हैं या एकत्रित करते हैं। विश्वसनीय सामग्री। विश्वसनीय सामग्री निश्चित है कि अवलोकन के द्वारा जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं उन्हें विश्वसनीय माना जाता है। अर्थात कि इसकी अगली जो विशेषता है वो यह है कि इसमें जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वे निश्चित विश्वसनीय होती हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अवलोकनकर्ता जो वास्तविक सत्य जो दिखाई दे रहा है उसी को नोट करता है या उसी को वहां पर लेखकर एकत्रित करता है। नेक्स्ट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। सामूहिक व्यवहार का सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, यानी कि इसके अंतर्गत सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा समूह जब है, जब उनको किसी एक सामूहिक रूप से किसी चीज का अवलोकन करना है, पता लगाना है, उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करनी है, तो उसमें भी सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना भी इसमें सरल, सुलभ या आसान होता है। इसीलिए इसमें सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि खाली व्यक्तिगत ही सामूहिक का भी हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। फिर है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। कार्य कारण संबंध का पता, ठीक है। इसमें कार्य कारण संबंध का पता लगाना भी आसान होता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। जैसे किसी के प्रति बालक के कोई एक विशिष्ट या विचित्र व्यवहार, किसी घटना या किसी वस्तु के प्रति बालक कोई विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है, तो हम उस कार्य कारण संबंध को स्पष्ट रूप से देख समझ सकते हैं। इसीलिए अवलोकन विधि कार्य कारण संबंध का अध्ययन करती है या पता लगाती है। नेक्स्ट इसमें मानव इंद्रियों का प्रयोग। मानव इंद्रियों का
निश्चित है, क्योंकि इसमें मानव इंद्रियों का ही प्रयोग करना हम देख कर ही समझते हैं, इसीलिए इसमें मानव इंद्रियों का प्रयोग अधिक होता है, उन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है। प्रयोगपूर्ण अध्ययन, ठीक है, इसमें प्रयोगपूर्ण ढंग से अध्ययन किया जा सकता है, वो प्रायोगिक रूप से, यानी कि प्रयोग करके हम इसमें अध्ययन करना हमारे लिए आसान या सरल होता है, क्योंकि हम इसमें व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रेरित ही कर सकते हैं। अगर हम किसी विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन करना है तो हम ये एक तरह से कहा जाए कि प्रायोगिक विधि भी जिसे कही जा सकती है। फिर विचारपूर्ण, अध्ययन, ठीक है ना, इसमें विचारपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विचार करने की समस्त संभावनाएं विद्यमान होती है। ऐसा नहीं है कि जो देखा बस बिना सोचे समझे हमने कुछ भी नोट कर दिया। बालक ने जैसे कि कार्य कारण संबंध का पता लगाने के लिए विचार करना अनिवार्य होता है, या हम बालक के किसी विशिष्ट का अवलोकन कर रहे हैं तो हमें उस पर विचार करने के पूर्ण हमें अवसर मिलता है, पूरा गैप मिलता है, हम आसानी से उसके बारे में अच्छे से विचार कर सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ व्यवहार में भिन्नता है तो हम दोबारा अवलोकन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें पूर्ण विचार की समस्त संभावनाएं विद्यमान रहती है। और अंत में आता है प्राथमिक सामग्री का संकलन। प्राथमिक सामग्री का संकलन, ठीक है, जो प्राथमिक सामग्री है उसका संकलन आसान होता है, या उसमें आसानी से हम प्राथमिक जितनी भी सूचनाएं हैं उनको आसानी से एकत्रित कर सकते हैं। इसके बाद आता है अवलोकन विधि के प्रकार। अवलोकन विधि के प्रकारों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अवलोकन विधि के प्रकारों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें हमें सिर्फ मोटे तौर पर बात को समझनी है। तो जर्सन और मिग्स के का वर्गीकरण, जर्सन व मिग्स का वर्गीकरण होता है, देखेंगे आप इसमें बोनी और हम्पिंगटन का वर्गीकरण है। उसके बाद में संख्या के आधार पर फिर बाद में है प्रमापीकृत, प्रमापीकृत तो अप्रमापीकृत नहीं, स्वाभाविक प्रमापीकृत, स्थिति, स्थिति के आधार पर, गुणों के आधार पर, फिर है
सहभागिता के आधार पर, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इसके प्रकारों की अगर हम चर्चा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के इसमें पद दिए गए हैं या अलग अलग तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि जर्सीदार और मिंग्स के अनुसार इनका वर्गीकरण है, जर्सीदार और मिंग्स का वर्गीकरण, ठीक है ना। फिर बोनी और हम्बलमैन का जो वर्गीकरण है इसको यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से अवलोकन विधि को अलग अलग प्रकार बताए हैं कि किस किस तरह से अवलोकन किया जा सकता है। फिर संख्या के आधार पर अवलोकन के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रमाणीकृत अवस्था के आधार पर कौन कौन से इसके अवलोकन के प्रकारों में इनको विभाजित किया जा सकता है, स्थिति के आधार पर कि इनकी स्थिति किस किस तरह की स्थिति हो सकती है, किन किन स्थितियों में ऐसी स्थितियां होती हैं जिनको कि अवलोकन के प्रकार के रूप में हम विभाजित या वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर गुणों के आधार पर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर हम या उन गुणों के रूप में हम अवलोकन विधि का उपयोग कर सकते हैं। फिर इससे निर्देशन की स्थिति, निर्देशन या निर्देशित अवस्था में क्या हो सकती है तो उसके आधार पर वर्गीकरण, सहभागिता के आधार पर वर्गीकरण कि जो किस किस की सहभागिता ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती, उसके आधार पर हम अवलोकन की स्थितियों को या अवलोकन विधि के या इसके उपकरणों का हम उपयोग करते हैं। यानी कि अलग अलग भागों में इसको बांटकर हम इस विधि का उपयोग करते हैं, इसका वर्गीकरण। तो इस मूल वर्गीकरण को हम निश्चित इसके प्रकार चुनकर, ये एक जो सामान्य जानकारी है वो मैंने आपके सामने रखी है। कल हम इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि जर्सन और मिंग्स का वर्गीकरण क्या कहता है, बॉडी और हम्बलमैन का वर्गीकरण क्या कहता है, संख्या के आधार पर कौन किस तरह से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात हम इनके आधार पर जो अवलोकन के प्रकार है उनका अध्ययन कल ठीक से करेंगे। आज हम सिर्फ एक जो बेसिक जानकारी है उसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को समझना कि अवलोकन हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जो ये अलग अलग तरीके से अवलोकन हम करते हैं यही अवलोकन के प्रकार होते हैं। तो हर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को, क्योंकि अवलोकन विधि मूल रूप से किसी बालक का अध्ययन करने की विधि मानी गई, तो ऐसे में मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया और अपने प्रयोग और कहना चाहिए खोज अनुसंधान के आधार पर एक निष्कर्ष निकालकर और एक नवी अलग अलग विधि के रूप में इसको प्रस्तुत किया, यानी कि अलग अलग तरह से इसके का वर्णन किया है। इसीलिए इसके प्रकारों को भी समझना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम एक ही परिस्थिति में हर समय अध्ययन नहीं करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस परिस्थितियों में किस किस तरह से अवलोकन किया जा सकता है, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करें। तो आज की बात हम यहीं तक समाप्त करते हैं और इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। अवलोकन विधि को परिभाषित करते हुए अवलोकन अवलोकन किसे कहेंगे? परिभाषित करते हुए विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अवलोकन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आपको हल करना है। इसके साथ में अपनी बात को समाप्त करने से पहले
कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर अगर आप निकलते हैं तो 3 बातों का मूल रूप से ध्यान रखें कि मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय-समय पर साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।